और कई उपाय इसमें जोड़ रहे हैं। क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए पिछले साल हमने प्रस्ताव दिया था कि क्रेडिट गारंटी स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा एमएसएमई के लिए, और हम यहाँ पर काफी खुशी के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो ये पुनर्जीवित स्कीम है, रिवैम्प्ड स्कीम है, 1 अप्रैल 2023 से हम इसे ला रहे हैं, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस हम जुटाएंगे। इससे बिना किसी कोलैटरल के 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सके एमएसएमई को, ये सुविधा मिलेगी और उनका जो जोखिम है वो कम होगा। राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी ताकि ये एक केंद्रीय पोर्टल होगा जिसमें कर्ज का प्रभावी तरीके से फ्लो हो सकेगा, सही तरीके से पहुंच सकेगा, साथ ही जो वित्तीय स्थिरता है वो आ सकेगी। इसके लिए हम कानूनी तरीके से कानूनी ढांचा भी लाएंगे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, और इसमें हम आरबीआई की सहायता से इसे लाएंगे अमृतकाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए। साथ ही वित्तीय क्षेत्र को सरल बनाने के लिए जो जनता का जो भागीदारी है वो बेहद जरूरी है, और इस प्रक्रिया को हम बेहतर करेंगे और सब्सिडियरी का डायरेक्शन दिया जाएगा। हम इसे सरल बनाएंगे, इसे आसान करने के लिए, और साथ ही अनुपालन का जो खर्च होता है उसको कम करने के लिए हम जो विनियामक हैं उनसे कहेंगे कि व्यापक तरीके से वो आकलन करें, जो मौजूदा भी व्यवस्था चल रही है उसका वो आकलन करें, और उसके बाद हम जनता से भी इसमें हम राय मांगते हैं। साथ ही जो विनियामक हैं संस्थाएं उनसे भी चाहेंगे ताकि तयशुदा समय में अलग अलग जो उनको हम विनियमन जो नियम हैं उनको हटाया भी जा सकता है, सुधार भी किया जा सकता है। जो कारोबारी फैसिलिटीज हैं उनको बेहतर करने के लिए, आईएफएससी को बेहतर करने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। एसईजेड एक्ट के तहत तो जो अधिकार हैं उनका विकेंद्रीकरण किया जाएगा। एक सिंगल विंडो आईटी सिस्टम सेटअप किया जाएगा जहां रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल मिलेगा आईएफएससी के लिए, और आरबीआई से भी आईआरडीए तमाम संस्थाएं एक ही जगह से आपको मंजूरी दे सकेंगे। इसके अलावा जो भी निवेश हासिल करने के लिए, वित्त पोषण हासिल करने के लिए जो इजाजत होती है वो विदेशी बैंकों से भी हासिल कर सकते हैं। एग्जिम बैंक का की एक सब्सिडियरी शाखा भी इसमें जोड़ी जाएगी। आईएफएससी एक्ट जो स्टैट्यूटरी प्रावधान है आर्बिट्रेशन का, और इसमें जो दोहरी जो नियमावली होती है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको भी हम मान्यता देने की कोशिश करेंगे। माननीय स्पीकर महोदय, डेटा एम्बेसी उन देशों के लिए जो कि डिजिटल कंटिन्यूटी सॉल्यूशन समाधान चाहती हैं, हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे उनको, डेटा की एम्बेसी उपलब्ध कराएंगे ताकि उनको डेटा की मदद हम उपलब्ध करा सकें। शासन को बेहतर करना और निवेशकों की सुविधा को बढ़ाना, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना, बैंकिंग सुविधा को बढ़ाना, और जो उपभोक्ता हैं, निवेशक हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना। हम कुछ बदलाव ला रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, बैंकिंग कंपनी एक्ट में हम बदलाव ला रहे हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी हम प्रस्ताव ला रहे हैं कुछ बदलावों के। क्षमता का कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि सिक्योरिटी मार्केट यानी जो प्रतिभूति का बाजार है वहां सेबी को शक्ति दी जाएगी ताकि वो नियामक के तौर पर काम करे और कई वो मानक स्थापित कर सके, सिक्योरिटी मार्केट को सही तरीके से चले, और इस मामले में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भी सेबी जारी कर सकेगा। एक केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसमें कंपनियों को तेजी से रिस्पांस दिया जाएगा ताकि अलग अलग तरीके के जो फॉर्म्स होते हैं उनको जल्दी से निपटारा किया जाएगा, और कंपनी एक्ट के जरिए उनको फील्ड ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। शेयर और डिविडेंड, जो निवेशक हैं वो जिन्हें अनपेड डिविडेंड्स और शेयर होता है,
उनको सुविधा के हिसाब से आसानी से मिल सके। एजुकेशन फंड अथॉरिटी, एक एकीकृत आईटी पोर्टल की स्थापना की जाएगी। डिजिटल पेमेंट एक जबरदस्त तरीके से स्वीकार्यता उनकी बढ़ रही है। 2022 में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है, 76% का इजाफा हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन में और 91% कीमत बढ़ी है। अगर राजकोषीय सपोर्ट की बात की जाए तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे देते रहेंगे। 2023-24 में भी हम इनको आर्थिक मदद देते रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हम एक बार का एक स्मॉल सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सेविंग पत्र, महिलाओं के लिए एक बचत की स्कीम ला रहे हैं जो कि 2 साल के लिए इसे उपलब्ध कराया जाएगा। मार्च 2025 तक ये उपलब्ध रहेगा। इसमें एक महिला के नाम पर 2 लाख रुपए जमा किए जा सकेंगे, 2 साल के लिए जमा किए जा सकेंगे। इसमें 7.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा, यानी स्थिर इस पर ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो जो मैक्सिमम अधिकतम जो बचत की स्कीम है 15 लाख से बढ़ाकर उसको 20 लाख की जा रही है। अधिकतम बचत की सीमा को बढ़ाया जाएगा, 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख किया जाएगा सिंगल अकाउंट वालों के लिए, और इसके अलावा 9 लाख से 15 लाख किया जाएगा संयुक्त खाते के लिए। माननीय स्पीकर महोदय, वित्तीय प्रबंधन की अगर बात करें, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को दिया जा रहा है, ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा रहा है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय के लिए 2023-24 के लिए दिया जा रहा है और ये राज्यों के अधिकार में होगा। लेकिन इसका एक हिस्सा जिसमें कुछ शर्तें भी होंगी ताकि वे अपनी संपत्तियों को बढ़ाएं, पूंजीगत व्यय को बढ़ाएं। इसका जो आवंटन है उसको निम्नलिखित योजनाओं में स्क्रैपिंग, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग, अर्बन और जो शहरी और स्थानीय जो क्षेत्र हैं उनको बॉन्ड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस पर्सनल्स के लिए जो घर बनाए जाएंगे, यूनिटी मॉल्स की स्थापना के लिए, बच्चों और युवाओं के लिए जो लाइब्रेरी का स्थापना है, डिजिटल स्थापना है, उनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेंट्रल स्कीम के तहत इस्तेमाल करना होगा। राज्यों को जो मदद दी जा रही है उसमें ये शर्तें हैं। फिस्कल डेफिसिट, अगर राजकोषीय घाटे की अगर बात की जाए तो राज्यों को राजकोषीय घाटा 3.5% जीएसडीपी का रखने की अनुमति होगी, जिसमें 0.5% पावर सेक्टर के सुधारों के लिए होगा। अगर संशोधित 2022-23 के रिवाइज्ड अनुमान की बात की जाए, रिवाइज्ड एस्टिमेट, कुल जो रिसिप्ट है जिसमें कि उधारी नहीं है वो 24.3 लाख करोड़ रही है, जिसमें कि जो नेट टैक्स रिसीट है वो लगभग 20.9 लाख करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर संशोधित एस्टिमेट की बात की जाए तो 41.9 लाख करोड़ रही है, जिसमें पूंजीगत व्यय 7.3 लाख करोड़ रहा है। संशोधित खर्च की अगर बात की जाए 6.4% है जीडीपी का। बजट एस्टिमेट के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट 6.4% रहेगा। 2023-24 के लिए जो बजट एस्टिमेट हमारा है, 2023-24 के लिए कुल जो हमारी रिसिट्स होगी जो कि उधारी से अलग होगी, कुल प्राप्ति जो होगी वो 27.2 लाख करोड़ रुपए हमें आने का अनुमान है और 45 लाख करोड़ नेट टैक्स रिसिप्ट हम उम्मीद कर रहे हैं कि 23.3 लाख करोड़ होगा। अगर राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो 5.9 रहने की उम्मीद है। जीडीपी का 5.9% रहेगा अगले वित्त वर्ष में। आज बजट के भाषण में 2021-22 में हमने ऐलान किया था कि हम
लगातार हम वित्तीय मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो राजकोषीय घाटा है उसको कम किया जा सके। 2025-26 तक हम 5% से नीचे आ सके और हम देख पा रहे हैं कि इस समय में हम लगातार कम कर रहे हैं इसे, और हम दोहराना चाहेंगे कि हमारी जो मंशा है वो राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाना है जीडीपी के। 2025-26 में हम इसे जीडीपी का 4.5 से नीचे लाना चाहते हैं। फिस्कल डेफिसिट को वित्त पोषण करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए डेटेड सिक्योरिटी से 11.8 लाख करोड़ रुपए हम सिक्योरिटीज से हासिल करेंगे। जो बचा हुआ कर्ज है वो छोटी सेविंग्स से हम लेंगे और दूसरे जो सोर्स हैं वहां से हम लेंगे। मार्केट से जो हम उधारी लेंगे वो 15 लाख करोड़ रुपए के करीब होगा। माननीय स्पीकर महोदय, अब हम दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात की जाए, प्रत्यक्ष कर की, हमारा अप्रत्यक्ष कर का जो मकसद है वो निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू उत्पाद को बढ़ाना और हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं वो बढ़े, ग्रीन एनर्जी बढ़े और साथ ही साथ आवागमन की सुविधा बढ़े। हम एक सरलीकृत टैक्स स्ट्रक्चर ला रहे हैं और ताकि जितना सरल होता है उतनी ज्यादा अनुपालन कम होते हैं। और यहाँ पर हम बेसिक कस्टम ड्यूटी को हम कम करना चाहते हैं। टेक्सटाइल और कृषि के से उतर जो उत्पाद हैं वो 21 से घटा करके 13 किए जा रहे हैं। आयात शुल्क, सीमा शुल्क कम होगा, सेशन और सरचार्जेस को भी कम होंगे, जिसमें खिलौने, साइकिल और अन्य उत्पाद होंगे। हरित आवागमन की अगर बात करें, जो भी मिश्रित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है हम एक्साइज ड्यूटी से उसे मुक्त कर रहे हैं ताकि इसको और बढ़ावा दिया जा सके, हरित आवागमन को बढ़ावा दिया जा सके। कस्टम ड्यूटी की छूट जो है वो कैपिटल गुड्स की और मशीनरी जो इसके लिए जरूरत होती है उसके आयात पर छूट को बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है उस पर छूट जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए, हमने सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। भारत में मोबाइल 5.8 करोड़ यूनिट फोन की बढ़ी है। 18,900 करोड़ से ज्यादा का कीमत का फोन 2,70,000 करोड़ से ज्यादा पिछले वित्त वर्ष में मोबाइल फोन इस कीमत का मैन्युफैक्चर किया गया है। और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हम जो कस्टम ड्यूटी होती है, जो सीमा शुल्क होता है, उसमें हम राहत देना चाहते हैं। कुछ जो उत्पाद होते हैं, कैमरा लेंस होते हैं, इस पर हम छूट को आगे बढ़ाएंगे और लिथियम आयन सेल्स में भी जो छूट है वो जारी रहेगी अगले 1 साल तक। इसी की तरह टीवी के जो निर्माता हैं उनको फायदा देने के लिए हम बेसिक कस्टम ड्यूटी में थोड़ी कमी दे रहे हैं। टीवी पैनल में कमी की जा रही है, 2.5% से लगाया जा रहा है। ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हम इलेक्ट्रिक किचन चिमनी को बेहतर करने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी जो 17.5% बढ़ाया जा रहा है। वो पहले 15% था और अब 17.5% है। और हीट कॉइल का घटा करके 20 से 15% किया जा रहा है। केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स की बात की जाए, डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल जो कि रसायन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, हम बेसिक कस्टम ड्यूटी में उनको छूट देंगे। हम इसका प्रस्ताव देते हैं। इसके जरिए ब्लेंडिंग प्रोग्राम या मिश्रण का जो प्रोग्राम होता है ये बेहतर होगा ताकि ऊर्जा में जो बदलाव है उस दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे, उसको बढ़ावा मिलेगा। और एसिड ग्रेड फ्लूरोस्पार जो होता है उस पर 5 से घटा करके 2.5 से बढ़ाकर उसको 5% किया जा रहा है ताकि हमारे जो घरेलू निर्माता है उनको फायदा मिले। एपिक्लोरोहाइड्रोफिन को 7.5 से घटाकर 2.7% किया जा रहा है।
अगर मरीन प्रोडक्ट्स की बात की जाए, समुद्री उत्पादों की बात की जाए, इसमें सबसे जबरदस्त निर्यात देखने को मिला है, जिससे कि तटीय क्षेत्रों के रहने वाले किसानों को फायदा मिला है। और साथ ही हम निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बेहतर रहे, खासतौर पर झींगे की अगर बात की जाए तो हम इस पे ड्यूटी को घटा रहे हैं ताकि हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उसको फायदा पहुंचे। भारत एक नेचुरल डायमंड्स की कटिंग में भारत विश्व का सबसे बड़ा अग्रणी है। नेचुरल डायमंड्स के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स के आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर हम चाहते हैं कि हमारे उत्पादक भुनाएं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको भी राहत दी जा रही है। or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this year. गोल्ड और प्लैटिनम पर जो कस्टम ड्यूटी होती है on articles made therefrom to जो भी सोने से बना हुआ होता है, सोने के जो उत्पाद होते हैं, प्लैटिनम के उत्पाद होते हैं, उस पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है ताकि वो to facilitate availability of raw materials जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। स्टील सेक्टर के लिए, इस्पात क्षेत्र के लिए जो कच्चा माल है उसमें हम छूट को जारी रखेंगे। इसमें फेरस स्क्रैप, निकल कैथोड को पर जो छूट मिलती रही है वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो छूट वाली बीसीडी होती है कॉपर स्क्रैप पर, वो भी जारी रहेगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो कच्चा माल है हमारे उद्यमियों को मिलता रहे। जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं उनको खासतौर पर इसका फायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग रबर की अगर बात की जाए, जो कि जिस पर कंपाउंड बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा रहा है, 10 से 25% किया जा रहा है, जो कि नेचुरल रबर के हिसाब से होगा। ताकि सिगरेट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी सिगरेट पर 3 साल पहले हमने बढ़ाया था, लगभग तब 16% बढ़ाया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात की जाए, अब हम सीधे डायरेक्ट टैक्स पर आते हैं, प्रत्यक्ष कर। इस प्रस्ताव का मकसद स्थिरता लाना है टैक्स की फैसिलिटी के लिए और इसे भी रैशनलाइज करना है ताकि जो उद्यमियों की क्षमता है उसको आगे बढ़ाया जाए, हमारे नागरिकों की जो क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल कर सकें। हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। टैक्स पेयर, हमारे जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए हम अनुपालन को आसान कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लायंस आसान कर रहे हैं।